दोस्तों, 1940 की शुरुआत में दूसरे विश्व युद्ध की शिद्दत में एक यंग साइकियाट्रिस्ट विक्टर को अपनी खुशभरी जिंदगी के वियाना से निकालकर अंधेरे के घर में डाला गया। नाजी लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, मेरी आज़ादी, मेरा परिवार और मेरी पहचान भी। मुझे अपने साथियों के साथ ऑशविट्स में फेंका गया। दोस्तों, ऑशविट्स एक ऐसी जगह थी जहां पर इंसानियत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। वहां पर कैदियों को गैस चैम्बर्स में जिंदा जला दिया जाता था। मुझे और मेरे साथियों को कंस्ट्रक्शन फर्म्स में गुलामों की तरह भेजा गया था, जिसके बदले में कंस्ट्रक्शन कैंप को फर्म की तरफ से हर कैदी के हिसाब से पैसे मिलते थे। मुझे और दूसरे 80 कैदियों को एक साथ गैरेज में भरा गया था और ऐसे ही 1,500 कैदी उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब मैं ट्रेन से उतरा तो मेरे पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो ट्रेन 3 दिनों के बाद ऑशविट्स कंसंट्रेशन कैंप में रुकी थी, जो किसी डरावने सपने जैसा था। वहाँ पर निराशा की हवा थी, मौत की बू गहरी थी और दुखी और बेबस लोगों की चिल्लाने की दर्दनाक आवाज़ें थी। फिर हमें अपनी चीज़ों के साथ साथ अपनी इज्जत से भी महरूम किया गया। हमें अलग अलग लाइनों में खड़ा किया गया और फिर एक ऑफिसर हमें एक एक करके चेक करने लगा। वो हर एक कैदी को राइट या लेफ़्ट में जाने का इशारा कर रहा था। ज़्यादातर कैदियों को लेफ़्ट की तरफ रखा गया और बहुत ही कम कैदियों को राइट की तरफ रखा गया। एक्चुअली में जिन्हें राइट की तरफ रखा जाता था उनसे काम करवाया जाता था, और जिन्हें लेफ़्ट की तरफ रखा जाता था उन्हें बड़ी बेरहमी से उन गैस चैम्बर्स में जिंदा जला दिया जाता था। दोस्तों, खुशकिस्मती से विक्टर को राइट की तरफ जाने का इशारा मिला। मुझे एक नंबर दिया गया और हमें एक कमरे में ले जाकर शेव करवा के सबको एक साथ एक हॉल में पूरा नंगा रखा गया। हम बेबस थे, लाचार थे, कमज़ोर थे और डरे हुए भी थे। हमें हमेशा कुत्ते या सुअर के नामों से पुकारा जाने लगा और हमें कभी कभी तो बिना वजह के जानवरों की तरह पीटा जाने लगा। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि हमारे दिमाग में हर रोज़ सुसाइड का ख्याल आने लगा। हमें एक डर बहुत ही ज़्यादा सताने लगा कि कहीं वो हमें उन खौफनाक गैस चैम्बर्स में जिंदा ना जला दे। मुझे ज़्यादातर रेलवे लाइंस पर काम करवाया जाता था। जब भी वहाँ पर किसी नए कैदी को लाया जाता था तो वहाँ के हालात को देखकर वो गहरे सदमे में चला जाता था। एक एक दुख भरा दिन गुजरता गया। हम अपने परिवार के लिए तड़पते थे, ऊपर से लगातार मजबूरी, भूख और डर का साया था। हमसे हर रोज़ इतना काम करवाया जाता था कि हमारे हाथों में छाले पड़ते थे। फिर जब हम सोने की कोशिश करते थे तो उस पैन से नींद भी नहीं आती थी। सच कहूँ तो हमें कभी भी आराम नसीब नहीं होता था। हमें बर्फ़ में फटे हुए जूतों के साथ काम करना पड़ता था और ये हमारी मजबूरी थी। खाने के नाम पर सिर्फ थोड़ा सा सूप और ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता था। अब जो कैदी काम करने की हालत में नहीं रहता था तो वो उनके लिए बोझ बन जाता था। फिर उसे उन गैस चैम्बर्स में ज़िंदा जला दिया जाता था। मुझे पता चला कि वहाँ पर सरवाइव करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था बस कभी कमज़ोर मत दिखो और जानवरों की तरह लगातार काम करते रहो। जब तक तुम काम करते रहोगे तब तक तुम जिंदा रहोगे, और जिस दिन तुमने काम करना छोड़ दिया तो उस दिन तुम्हें भी उन गैस चैम्बर्स में ज़िंदा जला दिया जाएगा। एक बार काम करते करते हम सभी कैदियों को लाइनों में खड़ा कर दिया गया तो मेरे साथ वाला कैदी मेरे कान में कहता है, वेक्टर, क्या होगा अगर हमारी बीवियां और हमारे बच्चे हमें इस हालात में देखें? उसकी बात सुनकर पता नहीं क्यों मुझे अपनी हालात पर बहुत बुरी तरह से तरस आने लगा और मैं अपनी बीवी को बहुत मिस करने लगा। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था।
मैंने आसमान की तरफ सर उठाया और मन ही मन खुद से ये कहने लगा कि एक दिन ये बुरा साया ज़रूर टल जाएगा। पर बदकिस्मती से बुरा साया टल ही नहीं रहा था। हमें अब वहाँ पे 3 साल हो चुके थे और हमेशा की तरह वही जुल्म, वही दर्द और वही बेबसी थी। मैं ऊपर से तो पूरा टूट चुका था और खाने की कमी से अब हमारी हड्डियां भी नजर आने लगी थी। मैं अपनी हड्डियों को भी गिन सकता था। मैं पेशे से एक साइकियाट्रिस्ट था, पर उन हालात में जैसे मैं इस बात को भूल ही चुका था। लेकिन फिर भी जिंदगी के सफ़र में मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने अपने साथियों को ढूंढा जो रोशनी की चमक के साथ उन डरावने हालात का सामना कर रहे थे। फिर मैंने डेविड नाम के एक जवान आदमी को देखा जो अपने कमज़ोर जिस्म के बावजूद मेहमान नवाजी और जज्बात का एहसास दिखाता था। डेविड ने अपने पूरे परिवार को खोया था। उन जालिम लोगों ने उसके पूरे परिवार को बेरहमी से कत्ल कर दिया था, लेकिन उसने एक तस्वीर को बचा रखा था, एक कीमती तस्वीर, उसकी एक कीमती याद। एक शाम जब हम सभी कैदी इकट्ठा हो गए तो डेविड ने अपनी तस्वीर और उसके पीछे की कहानी को बताने का फैसला किया। हम पता नहीं क्यों बहुत हंसने लगे और हमने उस रात एक साथ रहने के प्यार को महसूस किया। उस लम्हे में हम सभी कैदियों के दिलों में कुछ बदल सा गया। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि एक कमज़ोर इंसान की सोच से भी सारे लोगों की सोच बदल सकती है। एक्चुअली डेविड की कहानी ने उनको याद दिलाया कि दुख भरी जिंदगी में भी खुशी भरे लम्हे होते हैं जो पकड़ने लायक होते हैं। डेविड की मिसाल से प्रभावित होकर मैंने अपने साथियों से जुड़ने का कदम उठाया। तारीफ की अल्फाज और सुनने वाले कान के साथ मैंने ये पाया कि दूसरों की ज़िंदगियों की मुश्किलों को समझने में और उन्हें मदद करके उनके दुख कम करने और उनको ज़िंदा रहने की तमन्ना को मजबूत करने में मदद की। जैसे ही जंग छिड़ गई तो मैं और मेरे नए दोस्तों ने कभी ना ख़त्म होने वाला एक रिश्ता बनाया। हमने एक दूसरे के लिए एक ज़िंदगी की लकीर बनाई, कहानियाँ, ख्वाब और रवायात को बांटकर जो हमारी हालात की कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करती थी। इस अंदाज में भी हमने ये पाया कि दुनिया के सबसे अंधेरे कोने में भी इंसानियत की रोशनी चमकती है, एक शानदार और कभी ना ख़त्म होने वाली हिम्मत के साथ। और फिर एक दिन दूर से आने वाली टैंक्स की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच गई। आज़ादी बहुत करीब थी। मज़दूरों के दरवाजे खुल गए और मैं और मेरे दोस्तों ने खुशबू दिखने की तरफ अपनी आंखों को इशारा दिया। हमने सोचा कि नामुमकिन का सामना करके भी हमारी रूह टूट गई थी और हमारे अंदर नए किस्म का मकसद जला हुआ था। मेरे ऑशविट्ज़ में गुजरे हुए एक्सपीरियंस ने मेरी ज़िंदगी की सोच की ताकत को छुआ। मैं वियना लौटकर, जहां मैंने अपनी पर्सपेक्टिव को दुनिया के साथ मिलाकर पेन उठाया और अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग लिखी। दोस्तों, ये बुक आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। ख़रीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये बुक आपको सिखाती है कि अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो हमारी रेजिलेंस, होप और मेंटल सर्वाइवल में मदद कर सकती है। फ्रैंकल एम्फसाइज करते हैं कि हर इंसान को अपनी एटीट्यूड्स और रेस्पॉन्सेस चूज़ करने की फ्रीडम होती है, जिससे उनका पर्पस इवन चैलेंजेस के सामने भी निखर आता है। खैर, अब जानते हैं कि आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपकी पूरी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है, या आपका कोई दोस्त जो अक्सर परेशान रहता है, जो कहता है कि सबसे बुरा तो मेरे साथ ही होता है, तो ये समरी उनके साथ शेयर करके या ये बुक आप उनको गिफ्ट करके आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। और ये बुक आपकी ज़िंदगी की वैल्यू को सिखाती है। इसीलिए जो अभी आपके पास है, आपकी फैमिली, आपकी रेपुटेशन, आपकी आज़ादी और आपकी हेल्थ,
इन चीज़ों की कदर करते रहो और हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। खैर, कैसी लगी ये बुक समरी? अपने थॉट्स कमेंट्स में देना ना भूले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, और अगर पसंद नहीं आया हो तो इसे डिसलाइक करो। बाकी आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय एंड टेक केयर।